हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो मैंने शुरू किया था। उसके जो टॉपिक हैं जो पहले मैंने नहीं करवाए, उसमें एक टॉपिक मैंने शुरू किया था डेप्रिसिएशन। 2 लेक्चर ऑलरेडी उसके आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसमें मैंने थ्योरेटिकल पार्ट करवाया है। आज मैं उस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं। अगर आपने वो दोनों पार्ट देखे हुए हैं तो एमसीक्यूज आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो दोनों पार्ट आप देख लो, उसके बाद एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे तो आपको मजा भी आएगा सॉल्व करने में और एमसीक्यूज निकलेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन इज। डेप्रिसिएशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हैं? ए, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कि एसेट की वैल्यू में कमी आना। बी, डेप्रिसिएशन इज ऑफ परमानेंट नेचर, डेप्रिसिएशन परमानेंट नेचर की होती है। सी, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, की एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डी, ऑल ऑफ द अबव। देखो, डेप्रिसिएशन जो है मतलब क्या है? एसेट की वैल्यू में डिक्रीज या डिक्लाइन इसको कह सकते हैं। परमानेंट नेचर की होती है बिल्कुल, क्योंकि एक बार एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई दोबारा से वो इंक्रीज नहीं होती, तो ये परमानेंट है। सी, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस वो होती हैं जिसमें हमारे पास से कैश का आउटफ्लो नहीं होता, यानी जेब से आपके पास पैसा नहीं गया, एसेट की जस्ट वैल्यू कम हुई है, आपके पास से पैसा नहीं जा रहा है, ऐसे एक्सपेंस को हम नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं और डेप्रिसिएशन वही है। और डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्योंकि ये सारे ही डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ, डेप्रिसिएशन क्यों होती है, किसी एसेट की वैल्यू में कमी क्यों आती है, उसके पीछे क्या रीजंस रहते हैं? पहला, ऑब्सोलेसेंस, मतलब चेंज इन टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, अगर आपको एक कोई नया प्रोडक्ट या नया एसेट आपको मिल रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड है, तो अल्टीमेटली जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये एक रीजन रहता है, बिल्कुल है। कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, एसेट का अगर हम लगातार यूज करेंगे तो बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर भी उसकी वैल्यू कम होगी, ये भी एक रीजन है। एक्सपायरी ऑफ टाइम, अब जैसे जैसे टाइम निकलेगा, आपको पता है हर एसेट की एक लाइफ होती है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे उसकी लाइफ कम हो जाएगी, तो ये भी एक रीजन है उसकी डेप्रिसिएशन का। और डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही डेप्रिसिएशन किसी एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए ये सारे ही रीजन रहते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन फॉर बिजनेसेस, बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन क्या है? ए, लॉस, बी, इनकम, सी, गेन, डी, लायबिलिटी। देखिए, डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये गेन, इनकम तो हो नहीं सकता, ना ही ये गेन है ना ही ये लायबिलिटी है, ये सिंपली क्या है? ये लॉस है। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आर। एसेट की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हम यूज करते हैं? पहला, टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो जाहिर सी बात है किसी एसेट पे अगर डेप्रिसिएशन लगानी है तो उसकी टोटल कॉस्ट पे लगाई जाती है, ये तो है ही। सेकंड पढ़ेंगे तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट की जो डेप्रिसिएशन है उसकी लाइफ पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जितनी एसेट की ज्यादा लाइफ होगी उतनी डेप्रिसिएशन कम होगी, जितनी कम लाइफ होगी उतनी डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी, तो ये भी है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट, अपनी एस्टिमेटेड लाइफ के बाद जब एसेट हमारे लिए बेकार हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो कितने में उसको कबाड़ में बेचा जाएगा, वो स्क्रैप वैल्यू भी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको याद होगा जब ये लास्ट 2 सेशन में मैंने ये करवाया था तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, तो मैंने कहा था कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है किसी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए वो आप हमेशा याद रखोगे, तो ये वही चीज़ें, अगर आपको फॉर्मूला याद था तो ये तीनों चीज़ें उस फॉर्मूलाज में अप्लाई हुई थी। सो इसलिए इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज, किसी एसेट की वैल्यू में डेप्रिसिएशन आना इज ए परमानेंट डिक्रीज है या टेम्परेरी डिक्रीज है या सीजनल डिक्रीज है, नन ऑफ दीज। तो मैंने कहा था अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो उसकी एसेट की जो वैल्यू कम हुई वो परमानेंटली कम होती है, सो इट इज ए परमानेंट डिक्रीज। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रिसिएशन हम किस पे प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए करंट एसेट, ऑप्शन बी फिक्टिशियस एसेट, ऑप्शन सी फिक्स एसेट, ऑप्शन डी इंटेंजिबल एसेट्स। तो जो वर्ड डेप्रिसिएशन है ये किस पे लगता है? डेफिनेट किस पे लगती है? फिक्स एसेट्स पे। और फिक्स एसेट आपको पता है 2 तरह के मैंने बताए थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जो टेंजिबल एसेट्स हैं उन पे वर्ड डेप्रिसिएशन यूज होता है, और जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है ये भी याद रखो, अमॉर्टाइजेशन। ये आपने याद रखना, इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू भी डिक्रीज होती है लेकिन जो वर्ड यूज किया जाता है उनकी डिक्रीज के लिए दैट इज अमॉर्टाइजेशन। तो ये आपको याद रखना है। 6 क्वेश्चन का फिलहाल आंसर सी है।
चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज कैलकुलेटेड। अगर हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो किस पे निकालेंगे? ऑप्शन ए ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, ऑप्शन बी ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट, ऑप्शन सी ऑन ईच ईयर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट और ऑप्शन डी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट। तो याद रखो कि जब हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड हम यूज करते हैं या इसको हम एक्चुअल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं के नाम से भी जानते हैं, अगर हम इस मेथड को अप्लाई करके डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमेशा जो एसेट का परचेज प्राइस होता है उस पे हम इसके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन। जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, याद रखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि हम डेप्रिसिएशन पहले साल चार्ज की, फिर अगले साल जो बैलेंस बचेगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन, फिर जो बैलेंस बचता है उस पर चार्ज करते हैं। तो हर बार जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो हमेशा जो बैलेंस बचता है यानी जो ओपनिंग बैलेंस होता है माइनस करने के बाद अगले साल के लिए जो ओपनिंग बैलेंस बनता है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सो इसका आंसर रहेगा ऑन ईच ईयर्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट। हर साल के एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे वो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, डेप्रिसिएशन अराइजेस ड्यू टू, डेप्रिसिएशन क्यों होती है? ऑप्शंस आर फ्लक्चुएशन की वजह से, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, जो आपकी मनी वैल्यू है उसमें गिरावट आना, सी टेम्परेरी फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में टेम्परेरी फॉल जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसका टेम्परेरी गिर जाना या कम हो जाना, या फिजिकल वेयर एंड टेयर। तो मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा कि एसेट को वेयर एंड टेयर यानी यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू कम होती है वो इसका एक कारण रहता है डेप्रिसिएशन का। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज, अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है कि क्यों लगाते हैं, कारण क्या रहता है डेप्रिसिएशन लगाने का? ए असरटेनिंग ट्रू प्रॉफिट और लॉस, ट्रू प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बिल्कुल मैंने बताया था लास्ट जो सेशन हुआ उसमें मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाई जाती है, ताकि हम ट्रू प्रॉफिट या लॉस दिखा सकें। बी असरटेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल फाइनेंशियल पोजीशन एसेट लाइबिलिटीज जो बैलेंस शीट होती है उससे हमें पता चलती है और बैलेंस शीट में एसेट्स को उसकी डेप्रिसिएशन निकालने के बाद दिखाया जाता है, तो ये भी एक रीजन है। सी असरटेनिंग ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं उसके लिए जो कॉस्ट जो लागत लगती है उसमें उस एसेट की डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड करते हैं, तो वो भी एक कारण है। सो डी ऑल ऑफ द अबव इसका जो है सही आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्शन ए वैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यूएशन करना, बी एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना, सी वैल्यूएशन ऑफ एंड एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यूएशन और उसकी एलोकेशन करना, डी नन ऑफ द अबव। तो मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, जो एसेट की कॉस्ट है, मान लो एक एसेट की कॉस्ट 5 लाख है और वो 5 साल चलने वाला है, तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड से उसकी डेप्रिसिएशन निकालें तो हर साल उसकी 1 लाख वैल्यू कम होगी, तो हमने उसकी कॉस्ट को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उसी को हम कहते हैं एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी उस एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना यानी बराबर बांट देना जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हम एसेट को यूज करेंगे। सो बी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट इज मेरिट ऑफ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड इज, जो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है उसकी मेरिट्स, उसकी खूबियां क्या हैं? इजी कैलकुलेशन, बिल्कुल आसान होता है। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड में मैंने बताया भी था कि एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा अगली डेप्रिसिएशन उस बैलेंस पे लगेगी, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करो, जो बैलेंस बचेगा नेक्स्ट डेप्रिसिएशन उसी बैलेंस पे लगाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो चेक कर लो उसमें बताया है। तो कैलकुलेशन ईजी है, बिल्कुल सही। इक्वल बर्डन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईच ईयर, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उस पर इक्वल बर्डन रहता है। इक्वल बर्डन का मतलब क्या हो गया कि जब एसेट नया है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा होगी लेकिन रिपेयर उसकी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे एसेट पुराना हो जाएगा डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी और रिपेयर ज़्यादा हो जाएगी। तो बर्डन इक्वल रहता है कि स्टार्टिंग में रिपेयर के खर्चे कम क्योंकि एसेट नया है लेकिन डेप्रिसिएशन ज़्यादा रहती है, लेकिन लास्ट में जैसे एसेट की वैल्यू कम होती जाती है, लाइफ कम हो जाती है, तो डेप्रिसिएशन भी कम हो जाती है लेकिन रिपेयर चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो इक्वल बर्डन रहता है। सो ये भी इसका मेरिट में आएगा। सी अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, ये जो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने इस मेथड को अप्रूव किया है कि अगर आप अपने किसी एसेट पे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हो तो उन्होंने अप्रूव किया है फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, और ऑल ऑफ द अबव क्योंकि सारे ही हैं इसकी मेरिट में। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज ए मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹80,000 एंड इस इंस्टॉलेशन चार्जेस आर 10,000।
हमने एक मशीन 80,000 में खरीदी और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 थे, ये इसके कॉस्ट आ गई, इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गए। इफ़ इट्स स्क्रैप वैल्यू 6,000, इसकी स्क्रैप वैल्यू 6,000 है और इफेक्टिव लाइफ जो है वो 10 साल है। इट्स ईयरली डेप्रिसिएशन एज पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड विल बी, इसकी ईयरली डेप्रिसिएशन क्या होगी? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेप्रिसिएशन निकालने का, वो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस्टिमेटेड, ठीक है। और टोटल कॉस्ट में मैंने कहा था कि एसेट को खरीदने से लेके उसको रेडी फॉर यूज के लिए, यानी जब तक वो यूज करने के लायक नहीं बन जाता जो भी खर्चा आएगा जोड़ देना है। तो 80,000 कॉस्ट और इसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस 10,000, यानी कुल मिलाकर 90,000 इसकी कॉस्ट हो गई। उसमें से इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 6,000, माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू एज पर फॉर्मूला और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 साल। तो आप करोगे 84,000 डिवाइडेड बाय 10, तो हर साल उसकी डेप्रिसिएशन कितनी कम होगी? 8400। कितनी डेप्रिसिएशन होगी? 8400। तो ये उसकी डेप्रिसिएशन, सी इज द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। परचेज प्राइस ऑफ मशीन इज 2 लाख एंड इस इंस्टॉलेशन चार्जेस आर 30,000। परचेज प्राइस 2 लाख, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000, स्क्रैप वैल्यू इसकी 5,000, डेप्रिसिएशन इसकी 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, डेप्रिसिएशन इन द फर्स्ट ईयर। तो देखिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या है कि हमें फॉर्मूला नहीं लगाना होता, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया ये सिर्फ किस मेथड में लगता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में या एक्चुअल कॉस्ट मेथड में। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमें परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगी, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह का हमें इसमें फिलहाल अभी कोई रोल नहीं है। जब हम टोटल करेंगे, हम सिर्फ टोटल कॉस्ट जब हम करेंगे, टोटल कॉस्ट आप देख लो फिर से कितनी आ गई? 2 लाख प्लस 30,000 इसकी इंस्टॉलेशन चार्ज, यानी कुल मिला के 2,30,000, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू का यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, 2,30,000 पे आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दी है 10%, तो वो लगा देनी है। इट मीन्स 23,000। तो यहाँ पर आपने सॉरी ये ए पार्ट है, ये इसका सही आंसर है, इस पे आपने टिक कर देना। तो सिंपली जब आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो उसमें वो फॉर्मूला जो इससे पहले मैंने बताया डेप्रिसिएशन निकालने का वो अप्लाई नहीं होता, परसेंटेज रेट गिवन होगी। आपने सिर्फ जो परचेज प्राइस है प्लस जो उसके फर्दर कॉस्ट उस एसेट पे आई हैं उनको ऐड करके वो परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट इज ऑन परचेज ऑफ एन एसेट अकाउंट डेबिटेड इज, अगर हमने कोई एसेट खरीदा तो किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? सिंपल सी बात है, एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। एसेट्स अकाउंट टू, अगर कैश से पेमेंट की तो कैश, चेक से पेमेंट की तो बैंक, उधार है तो क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी खैर हमें पूछा कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, बी इज द राइट आंसर। तो ये थे इसके एमसीक्यूज। नेक्स्ट टॉपिक अब इसका देखेंगे, मैं देखूंगा कौन सा करवाना है, मे बी शायद वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट रिकग्निशन, वो भी है, लंबे टॉपिक्स हैं तो वो शुरू करूंगा। तो ये थे इसके एमसीक्यूज। इसकी पीडीएफ अगेन आपको हमारी ऐप किरिन्स कॉमर्स जोन डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एमसीक्यूज की, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।